चलो एक इम्पॉर्टेंट डाउट आया है ये ट्रांजिएंट रिलेटेड ट्रांजिएंट एनालिसिस से। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में दिखें, याद रखना पूरे मार्क्स दिलाने वाले हैं। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। द ओनली थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एनालिसिस करता हूँ इस पूरे ट्रांजिएंट प्रॉब्लम की। कैसे अप्रोच करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, वो मैं पूरा सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक इंडक्टर भी है और एक कैपेसिटर भी है। ठीक है, दो एलिमेंट अगर दिए हुए हैं तो दो एलिमेंट देने का मतलब है वो आपसे क्वेश्चन दोनों एलिमेंट से रिलेटेड पूछ सकता है। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस में उसने I1 मार्क किया हुआ है, वो इंटरेस्टेड है I1। वो आपसे पूछना चाहता है कि ये I1 जो करंट है वो इंडक्टर में कितनी करंट जा रही है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड I1 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब पहली चीज तो ये क्लियर हो गई सर, इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। वो आपसे करंट जानना चाहता है। इसके अंदर कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर भी जानना चाह सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने यहाँ पूछा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है सर, उसने पूछा क्या है हमें पता है। जैसे मुझे ये पता चल जाए कि उसने इंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको सबसे पहले मास्टर इक्वेशन लिखनी है, जो कि मैंने क्लास में बताया हुआ है। मास्टर इक्वेशन क्या कहती है कि करंट थ्रू द इंडक्टर, the current through the inductor is equal to current at 0 plus in the inductor minus current in the inductor at infinity bracket e to the power minus t by tau plus current in the inductor at infinity. So this is the master equation of your inductor. अगर इंडक्टर के अंदर वो करंट भी वोल्टेज पूछ लेता तो भी आपको यही मास्टर इक्वेशन लिखनी है। मतलब ये मास्टर इक्वेशन हमें लिखनी होगी अगर हमसे इंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में, इस मास्टर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू पुट करनी है, बस आंसर हमें मिल चुका है। इसका मतलब इसमें तीन वैल्यू नहीं, बेसिकली दो वैल्यू पूछी है उन्होंने। हमें उस बताना क्या है, करंट थ्रू द इंडक्टर एट 0 प्लस, ये वैल्यू पता चल जाए, और करंट इन द इंडक्टर एट इंफिनिटी, ये वैल्यू अगर पता चल जाती है दोनों, हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब बात आती है सर, ये दूसरा स्टेप था। अब बात आती है सर, ये वैल्यू पता कैसे की जाए, ये दोनों वैल्यू निकाली कैसे जाए। तो ये काम करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू निकालना। ये वैल्यू तब की वैल्यू है जब आपकी स्विच पहले जिस कंडीशन में रही हो। मतलब अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं आता हूँ और सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखता हूँ, तो इसमें लिखा हुआ एक एरो बना हुआ है, स्विच है, स्विच t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज की जा रही है। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 से पहले ये स्विच क्या रही होगी, ओपन रही होगी, और उस कंडीशन में इस इंडक्टर में जो करंट थी वही करंट ये है, बेसिकली I0 प्लस। इसका मतलब इसमें दो कंडीशंस होती हैं। ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक बार इस सर्किट को एनालाइज करना पड़ेगा जब स्विच बंद नहीं है तब, और दूसरी कंडीशन एनालाइज करना पड़ेगा जब आप स्विच क्लोज कर दे रहे हैं तब। यहाँ पे पहली सिचुएशन है कि स्विच आपकी क्लोज नहीं है, तो स्विच अगर क्लोज नहीं है, अब हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला एनालिसिस, जब हम लोग की इस कंडीशन में जो स्विच है वो आपकी ओपन है, और उस कंडीशन को एनालाइज अगर करते हैं तो जो सर्किट डायग्राम दिखेगा वो कुछ इस तरह ही दिख रहा है। जब हमारी स्विच क्लोज्ड नहीं है
तो हमारा ये सर्किट दिख रहा है और एक इंडक्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ये 20 है, ये 20 है, ये 20 ओम है और ये 4 है और ये 1 हेनरी है और ये 4 फैराड है। ये कंडीशन है हमारी जब स्विच हमारी ओपन है, पहली कंडीशन जब हमने पहली बार इस सर्किट को देखा बिना स्विच क्लोज हुए। अब देखो ये जो सिचुएशन रही होगी ये बहुत देर से रही होगी, इसका मतलब स्टेबल कंडीशन में रही होगी। तो ऐसे केसेस में हमें अच्छी तरीके से पता है कि बहुत देर तक भी अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो हमारा इंडक्टर बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर बिहेव करता है एज एन ओपन सर्किट फॉर द वोल्टेज। तो अगर ऐसी कंडीशन बहुत देर से पड़ी रही होगी, क्योंकि हम तो देखे हैं अभी t इज इक्वल टू 0 पे तो क्लोज करना है, लेकिन इसके पहले ये कंडीशन बहुत देर से पड़ी रही होगी। तो ऐसे केसेस में ये बहुत देर से ये कंडीशन है, तो ऐसे केसेस में हमारी जो सर्किट होगी वो इस तरह बिहेव करेगी। ये रेजिस्टर होगा और बेसिकली ये जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आल्दो यहाँ पे देखो इंडक्टर प्रेजेंट तो है लेकिन वो बिहेव कर रहा है एज अ शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे कैपेसिटर तो है लेकिन वो एज एन ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। सी inductor, this is 20, this is 20, this is 20 and this is our voltage 100। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप जरा देखो ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जाएगी, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 0 जा रही होगी। इसका मतलब यहाँ से अगर कोई भी करंट I निकल रही होगी तो जाहिर सी बात है वो सारी की सारी करंट क्या हो रही होगी, इसी के थ्रू आ रही होगी, इंडक्टर के थ्रू आएगी और बैक आपके इधर से चली जाएगी। इसका मतलब आई करंट यहीं से जा रही है, यहीं आ रही है, और इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आई करंट जा रही है, वही सेम करंट इंडक्टर के थ्रू भी जा रही होगी। इंडक्टर वहां पे है लेकिन एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम केवीएल लगा दें यहाँ पे, तो केवीएल लगाने के बाद हमारा जो करंट होगी आई होगी वो होगी 100 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 दैट मीन्स 40, और इसके हिसाब से होगा दैट मीन्स 50 20 एंड दिस विल बिकम 2.5 एम्पियर। जानते हो ये करंट इंडक्टर के थ्रू वो करंट है जो कि पहले बह रही होगी, और यही करंट होती है IL 0 माइनस वाली, और सेम करंट IL 0 प्लस पे भी फ्लो करेगी 2.5, क्योंकि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। T इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रही है, उसके पहले जो करंट रही होगी जस्ट पहले T इज इक्वल टू 0 माइनस पे वही करंट T इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी होगी, और ये आपका वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। मतलब ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर है IL 0 प्लस पे कैलकुलेट करने की प्रोसीजर। तो उसके हिसाब से जो ये करंट आई है सर ना, वो करंट की वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स जब आपका स्विच क्लोज नहीं है तो हमारा जो IL 0 माइनस या वही करंट IL 0 प्लस पे 2.5 एम्पियर बह रही है। तो हमने एक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है सर ये दूसरी वाली वैल्यू कैलकुलेट करने की। ये एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तब T इज इक्वल टू 0 पे जब स्विच क्लोज हो चुकी है, स्विच क्लोज होने के बाद बहुत देर बाद उस सर्किट को एनालाइज किया जाए, तब जो करंट उसके अंदर बह रही है वो ये करंट है। इसका मतलब सर केस नंबर 1 के बाद हम लोग एक काम करते हैं, केस 2 यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। केस 2 यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे हटा देता हूँ मैं फॉर द टाइमिंग, अभी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब अगर केस 2 एनालिसिस कर लेते हैं, केस 2 क्या है, स्विच क्लोज होने के बाद अगर स्विच क्लोज हो गया है तो ये आपका क्लोज्ड हो गया, और एक ये रेजिस्टेंस 20 है, और इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टर, और ये कंडीशन अब है हमारी 100 वोल्ट, एंड दिस इज 20, दिस इज 20, दिस इज L, दिस इज C, दिस इज 20। आपको अच्छी तरीके से पता है
अगर कोई भी पैरेलल वायर किसी भी एलिमेंट के पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, हटा सकते हैं, इसकी जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, या इक्विवेलेंट सर्किट होगी एक सिंपल वायर से रिप्लेस्ड हो जाएगी। अगर कोई भी वायर और एक एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसकी जगह पे हम एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो ये सर्किट है, अब ये सर्किट है जस्ट आप t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, लेकिन आपको जो करंट निकालनी है वो इन्फिनिटी पे निकालनी है स्विच क्लोज होने के बाद। तो अब क्या होगा, फाइनली क्या होगी, फिर वही वाली बात, ये बहुत देर तक लगा रहेगा इसके ऊपर, और जब भी देर तक कंडीशन लगी हो तो फिर से ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। इसका मतलब फिर से जो कंडीशन होगी सर, ये आपका बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट और ये बंदा बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट। कैपेसिटर वहाँ पे प्रेजेंट तो होगा लेकिन वो बिहेव करेगा एज अ ओपन सर्किट, और ये आपका 100 वोल्ट का लगेगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक ही करंट यहाँ से निकलेगी, वो करंट होगी आई, और यहाँ से करंट होगी आई। अब यहाँ पे कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, सारी की सारी करंट आई यहीं से निकल जाएगी, और उसके हिसाब से अगर आप देखो तो जो आई एल इन्फिनिटी होगी वो होगी 100 डिवाइडेड बाई 20, इसका मतलब 5 एम्पियर। तो जो ये अब करंट निकली है वो करंट इंडक्टर के थ्रू बह रही है एट इन्फिनिटी आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। सो ये आपका करंट है। तो देखिए आपकी दोनों वैल्यू निकल चुकी है, ये वैल्यू निकल चुकी है और वहाँ से वो वैल्यू निकल चुकी है। दोनों वैल्यू निकलने के बाद अब सिर्फ यही बचता है, इस वाले इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो उस वैल्यू में जब पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस 5, and this is the current flowing through the inductor at time t is equal to 0 plus और t greater than or equal to 0। इस चीज में सिर्फ एक ही अननोन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, टाउ। इक्विवेलेंट जो टाउ होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का एक छोटा सा प्रोसीजर है, बताता हूँ इसके बाद। अगर आप उसके बावजूद भी टाउ की वैल्यू भी लिखना चाहते हैं आंसर में, अगर उसने पूछा हुआ है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं पूछा हुआ तो टाउ भी आप रखोगे तो कोई गलत नहीं होगा। क्लियर? तो ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर सॉल्व करने का। सबसे पहले ये देखो कि स्विच क्लोज है या बंद है। तो स्विच पहले अगर क्लोज नहीं थी तो उस कंडीशन पे आप जो करंट निकालते हो उस इंडक्टर के थ्रू, वो I0 या I0 माइनस की करंट है। स्विच क्लोज होने के बाद जो आपने करंट इससे निकाली है वो करंट है आपकी IL इन्फिनिटी करंट, और इस इक्वेशन में आप मास्टर इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, आपका करंट आ गया। अगर यहीं पे उसने आपसे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर पूछा है, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर पूछा है तो कुछ मत करना, सिर्फ ये लिखना फॉर्मूला, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एल डी बाई डी टी। आई जो करंट आपने निकाली है ये वाली करंट ना, उसी करंट को डिफ्रेंशिएट कर देना और एल से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर।